करीब 3.5 सालों से रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस से जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दिया है कि वो यूक्रेन के साथ अपनी जंग को 10 दिन में खत्म कर दें, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर इसका असर होता नहीं नजर आ रहा। सीज फायर तो दूर, यूक्रेन के साथ हाथ एक और शहर निकल गया। रूस का दावा है कि चासिव यार आजाद हो गया है, यानी कि शहर पर रूसी कब्जा हो गया है। अब तक ये कहा जाता था कि ऊंचाई पर होने के चलते चासिव यार एक मजबूत किलेबंद बस्ती है, लेकिन इस किले को मॉस्को ने भेद दिया है। इसी के साथ रूस यूक्रेन के प्रमुख गढ़ों को घेरने में जुट गया है। तो वहीं रूस पर यूक्रेन का भी जोरदार पलटवार जारी है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में यूक्रेन पर रूस के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ट्रंप के अल्टीमेटम का पुतिन पर कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूस ने ढहा दिया है यूक्रेन का मजबूत किला। रूस ने चासिव यार शहर पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के प्रमुख गढ़ों को घेरने में अब रूस जुटा हुआ है। क्रामाटोर्स्क, स्लोवियाक की और अब सेना लगातार बढ़ रही है। लगातार ये जंग विध्वंसकारी होती जा रही है और ट्रंप का हस्तक्षेप हमने देखा। ट्रंप पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए, वेपनरी प्रोवाइड करते हुए, तमाम हमले भी रूस पर ट्रंप द्वारा दागे गए थे। राइजिंग लाइन उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था, जिसके बाद रूस को हालांकि खासा घात पहुंची थी। उसके बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम भी दिया था कि जल्द ही ये जंग रोक दी जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन उसका कोई भी असर फिलहाल पुतिन पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही शांति बहाली की बात सामने आती है, या तो उससे पहले या तो उसके बाद एक ऐसा बेहद बड़ा हमला देखा जाता है कि उससे खासा घात एक दूसरे को बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का चासिव यार शहर, वहीं घेरने का ऐलान, और क्रामाटोर्स्क, स्लोवियाक की ओर अब सेना लगातार बढ़ रही है। कोई असर अब ट्रंप के अल्टीमेटम का पुतिन पर होता हुआ नहीं नजर आ रहा। रूस के अंदर लगातार यूक्रेनी ड्रोन भी तबाही मचा रहे हैं। दोनों ही ओर से लगातार वार पलटवार। यूक्रेन के प्रमुख गढ़ों को अब घेरने में लगातार रूस जुटा हुआ है। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों की जानकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हमले, वार पलटवार, 3.5 साल से भी ऊपर का समय हो चला है। ट्रंप ने हस्तक्षेप भी करके देख लिया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन भी चला लिया और तमाम धमकियां भी दे दी, लेकिन उसका कोई भी असर अभी पुतिन पर तो नजर नहीं आ रहा। देखिए हर्षा जी, ये 3.5 साल का जो युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ये सिर्फ देखने में लग रहा है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका डीप स्टडीज कीजिए तो इसके पीछे पूरा एक तरीके से अमेरिका और पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नाटो है, इन सब की एक तरीके से एक अंदर से पूरा सपोर्ट है। और जिस तरीके से ट्रंप खुल के यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और दिन पर दिन भयावह होते जाएगी। और देखिए अभी इसके पहले ट्रंप ने जो एक रसिया को एक वार्निंग देते हुए और 8 अगस्त तक का इनको समय जो दिया है, मुझे लगता है कि उसका भी कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रसिया चाइना के साथ मिल के जो नौसेना जो सामरिक जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो नेवल जो विंग है दोनों का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 अगर नेवल जो पावर है अमेरिका, चाइना आता है, और नंबर 2 पे अमेरिका आता है, नंबर 3 पे रसिया आता है। तो रसिया और चाइना जिस तरीके से मिल के अभी युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में एक तरीके से जो पूरे क्षेत्रीय कन्फ्लिक्ट तो हम सबको दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये वर्ल्ड के लिए एक टेंशन का कारण बनेगा। और उसमें ट्रंप का जो आप समझ सकते हैं, ट्रंप आज हर कॉर्नर पे एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो रहा है। वो जब से आए हैं, उनको आए हुए 6 महीना हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आने के पहले से ही सीज फायर की बात कर रहे थे, लेकिन आज उनकी जो डबल स्टैंडर्ड जो नीति है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत के और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जो रोल प्ले किया, वो पूरा वर्ल्ड इसको जानता है। और अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से संसद में बोला, तो उसके बाद से उन्होंने टैरिफ का वार शुरू कर दिया। दूसरे तरफ अभी वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति, रसिया के राष्ट्रपति ने जो एक स्टेटमेंट दिया, तो वहाँ पे वो परमाणु पनडुब्बी उतारने की बात कर रहे हैं।
तो आप समझ सकती हैं। और तीसरी तरफ उनके जो प्रेस सचिव है व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार देना है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प का जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है वो बड़ा ही एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट में जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अमेरिका की जो साख है विश्व राजनीति में वो कम होते जा रही है। और यही कारण है कि रसिया धीरे धीरे अपने आप को और तेज करते जा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन में से निकलने वाला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरीके से यूक्रेन के साथ पूरा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का सपोर्ट सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि रसिया इस चीज़ से वापस नहीं हटेगा। और ये आने वाले समय में बहुत ही विकट परिस्थिति विश्व के सामने आएगी, वो चाहे आर्थिक रूप से हो सकता है, राजनीतिक रूप से हो सकता है। जी जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, आपके पास में आऊंगी। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो हमले देखने को मिल रहे हैं, जिससे खासा घात एक दूसरे को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो अब पुतिन कब्जा करके ही मानेंगे। जिस तरीके से उन्होंने अब इस जंग को और भी ज्यादा एस्केलेट कर दिया है और अब कोई भी धमकी उनके काम भी नहीं आ रही। जब भी शांति बहाली की खास तौर पर बात आती है तो एक ऐसा विध्वंसक हमला देखने को मिलता है कि चीजें बिल्कुल धरी की धरी रह जाती हैं। शांति बहाली भी किसी भी हाल में नहीं बन पाती। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से हमले, ये वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, कोई कंक्लूजन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा ना शांति बहाली, क्योंकि जब भी शांति बहाली की बात होती है एक ऐसा विध्वंसक हमला जिससे शांति बहाली तो धरी की धरी रह जाती है। क्या इसका फ्यूचर होगा? क्या कब्जा करके ही पुतिन मानेंगे? देखिए, पुतिन के कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं। जब उन्होंने सबसे पहले 2014 में जब क्रिमिया का एरिया कैप्चर किया था, तो उसके बाद उनके 2022 में जो है फिर उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, और वो उसमें सबसे पहले यह था कि जो क्रिमिया का एरिया उसने रूस ने कैप्चर किया उसको एक मान्यता मिले, और कुछ और भी एरिया पर जो उसने कब्जे किए थे पर उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था, जैसे डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया। इस टाइप के 4 एरिया हैं जिनके ऊपर रूस ने 2022 में कब्जा किया है। उसके लिए भी वो चाहता है कि यूक्रेन भी माने कि ये रशिया का हिस्सा है और पूरा विश्व भी माने। तो जो आगे पुतिन साहब का जो एम है वो ये एम है कि यूक्रेन को बिल्कुल ही डीमिलिटराइज किया जाए। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के पास कोई अपनी फौज नहीं हो, कोई उसके पास साजो सामान, जो एडवांस वेपन सिस्टम्स हैं वेस्ट से जो यूक्रेन को मिलते हैं वो सब यूक्रेन नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। तो ये 4-5 पुतिन के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं। जब तक वो अचीव नहीं होते पुतिन तो रुकने वाले नहीं है। वो आपने देख लिया, जैसे ही ट्रंप आए थे उन्होंने बोला था कि मैं 24 घंटे में जो है संधि करवा दूंगा, उसके बाद इतना टाइम निकल गया, नहीं कर पाए। पुतिन अपनी बात पे अड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे, आपने 1 महीने से आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा यूक्रेन के ऊपर जो है तावातोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ यूक्रेन की जो ग्राउंड फोर्स है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन में जितना से जितना एरिया वो कैप्चर कर ले। वो जब नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा सीज फायर के लिए अपनी मर्जी से, वो ट्रंप के कहने पे नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी से आएगा। उस टाइम उसके पास लीवरेज करने के लिए यूक्रेन का बहुत ज्यादा एरिया होगा उसके पास, तो वो एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो नेगोशिएशन कर पाएगा। ट्रंप साहब दूसरी तरफ से मैं बोलूंगा बहुत ही बचकानी हरकतें, ये बिल्कुल शोभा नहीं देते। वर्ल्ड के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं वो, उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना लेते हैं, ईगो हैसल में फंस जाते हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने ऐसे ही हमारे साथ किया। ट्रेड टैरिफ जैसे ही ये ट्रेड टैरिफ में भी उन्होंने, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में ये बोल दिया था कि भाई किसी भी देश के कोई भी लीडर ने मुझे फोन करके ये नहीं बोला था कि सीज फायर करना है, तो उसके अगले दिन ही 25% ट्रेड टैरिफ लगा दिया। अभी पुतिन साहब के जो रशिया के एक्स प्रेसिडेंट है दिमित्री, उन्होंने एक बोला था कि हम जो है हैंड स्टार्ट
वो पुराना एक सोवियत यूनियन के टाइम का एक शब्द था। उसमें ये बिल्कुल। था कि जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल उस टाइम के सोवियत यूनियन और आज के रशिया में है, बिल्कुल संजय जी, वो आपने बिल्कुल automatically सही launch कहा। किए इस जाएंगे। तरह की चीजें एक वर्ल्ड लीडर को शोभा बिल्कुल भी नहीं देती। जिस तरीके से लगातार ये हस्तक्षेप देखा जा रहा है, धमकियां देखी जा रही हैं। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। रूस के अंदर तबाही मचा रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन। वोल्गोग्राद के रेलवे स्टेशन को भी निशाना बना लिया है। यूक्रेनी हमले में बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। रेलवे स्टेशन के चारों तरफ अब आग फैल गई है। यूक्रेन रूस के बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बना रहा है, यानी कि रूस भी एक तरफ से लगातार प्रहार बरसा रहा है और तमाम जगहों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको यहाँ पर खासा क्षति पहुंचाता हुआ यूक्रेन भी नजर आ रहा है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, बुनियादी ढांचे पे अटैक कर रहा है अब यूक्रेन रूस के। अब क्योंकि शह भी मिल रही है अब तो ट्रंप की, तो क्या लगता है शह के बाद ही ये हमले इतने ज्यादा? देखिए, जेलेंस्की बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ट्रंप का क्या पोजीशन होगा। ऑब्वियस है कि आने के बाद से जो उनका स्टेटमेंट था और जिस तरीके से पब्लिकली जेलेंस्की को उन्हें ह्यूमिलेट किया और उसके बाद आज सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अभी आपने जो दिखाया, फुटेज दिखाया कि लगभग वहां पे 300 से ज्यादा ड्रोन रसिया ने अटैक किया और यूक्रेन के उसके कैपिटल है उस पर अटैक किया और लगभग 8 से ज्यादा उसके मिसाइल्स दागे गए हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस युद्ध में रसिया ने अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी टेस्ट कर लिया है और सैनिक का उसका उत्पादन शुरू कर चुका है, जो कि आने वाले समय में वो बेलारूस में उसको वो तैनात करेगा। तो आप समझ सकती हैं कि वो आवाज से भी लगभग 5 गुना ज्यादा उसकी रफ्तार है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि रसिया किस स्तर पे इस युद्ध को लेके जाने वाला है। और दूसरी तरफ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जेलेंस्की अब वेस्ट के सामने ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक रसिया का सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक शायद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि रसिया किस स्तर पे जाके वहाँ पे यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और ये डे बाय डे ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि रसिया पीछे हटने वाला नहीं है। अभी हमारे इसके पहले संजीव खन्ना साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया दिमित्री मेदवेदेव का, तो आप समझिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति के स्टेटमेंट के कहने पे उन्होंने पूरा परमाणु उसको तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज रसिया ने लगभग अपने चारों स्तर पे एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है और उसके पास लगभग 150 जंगी जहाज है, 15,000 सैनिक हैं जो कि हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। वो प्रशांत महासागर में भी उसका ऑपरेशन चल रहा है, फिर से जो बाल्टिक महासागर है उसमें भी ऑपरेशन उसने कर रखा है, आर्कटिक सागर में कर रखा है, कैस्पियन सागर में कर रखा है। तो मुझे लगता है कि रसिया इसको हर लेवल पे हर फुटेज पे लेके जाएगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। उसको पता है कि यही सही मौका। और अभी पुतिन का बेलारूस में एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी जो युद्ध में हमारी स्थिति अच्छी हो रही है तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारा जो गोल है, जो एजेंडा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज हो रहा है और जिस प्रकार से जेलेंस्की यूरोप की मदद मांग रहे हैं और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश को खुद से अपने एजेंडे को तय करना होता है और लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। और आज यूक्रेन की जो स्थिति है, पूरा वर्ल्ड इस चीज को देख रहा है कि 3.5 साल से उसको कहीं से यूरोप तो ठीक है आर्म्स के साथ उसको मदद कर रहा है, लेकिन लड़ाई उसी के सैनिक लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से रसिया ने अपने चारों स्तर पे जो मजबूती किलाबंदी की है यूक्रेन के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में एक नया चैप्टर रसिया लिखने जा रहा है। और इसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है, खास करके जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो ट्रंप की गलत नीतियों के चलते वो धीरे धीरे एक तरीके से मुझे लगता है कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और आप इसको आप देख सकती हैं जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक अस्थिर के दौर में गुजर रहा है। जी हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप दोनों के पास में वापस लौटूंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जुड़ा ये बेहद बड़ा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। 6 या 7 अगस्त को मॉस्को जाएंगे राजदूत। युद्ध विराम पर सहमति नहीं तो रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। युद्ध विराम पर सहमति अगर नहीं बनती है तो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। 6 या 7 अगस्त को मॉस्को जाने वाले हैं राजदूत, ये ट्रंप का बयान। संजय खन्ना जी, इससे पहले भी हमने तमाम धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की देखी और इसी बीच अब वो कहते हैं कि 6 या 7 तारीख को राजदूत जाएंगे मॉस्को और बातचीत करेंगे शांति बहाली को लेकर। लेकिन अगर शांति बहाली नहीं बनती है तो फिर तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। किस तरह के ये प्रतिबंध रहने वाले हैं? देखिए,
जो मुझे लग रहा है कि पुतिन साहब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप उनके साथ बात करते रहे हैं, टेलीफोन पे एक एक दो दो घंटे की वार्तालाप हुई है और बेसिकली चर्चा इसके बारे में भी हुई सीज फायर के, और जिस तरह से उस टाइम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था और बाकी जो भी इंटरनेशनल जो भी स्पेस है उसके अंदर क्या क्या कार्रवाई चल रही है, तो 2 घंटे की वार्तालाप हुई है और उसमें मैक्सिमम फायर के लिए आप मान जाए तो पुतिन साहब नहीं माने। तो मुझे नहीं लगता ये जो अपना वो नुमाइंदा वहां पे भेज रहे हैं ट्रंप साहब रशिया में, उसका कुछ नहीं होने वाला है। उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं और उनके सिविलियन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, वो नहीं मान। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज कट गई है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। इसी बीच हम एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। ट्रंप और पुतिन के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान सागर में रूस और चीन का युद्धाभ्यास जारी है। वॉर ड्रिल पर जापान ने हाई अलर्ट जारी किया है और वहीं ड्रिल के जरिए पुतिन का ट्रंप को जवाब देने का ये एक तरीका माना जा रहा है। रूस के नजदीक सबमरीन की तैनाती का ये जवाब दिया जा रहा है। रूस के नजदीक सबमरीन की तैनाती का जवाब और अब युद्धाभ्यास भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, अब जापान सागर में रूस और चीन का ये युद्धाभ्यास देखा जा रहा है। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, जो उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट रशिया की स्टेटमेंट को लेके उन्होंने वहां पे अपने सबमरीन जो है भेजने की बात कही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है वो सबमरीन ऑलरेडी रशिया के आसपास पहले से ही भेजी हो। ये क्योंकि ट्रंप साहब के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है वो क्या बातचीत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ही चाइना और रशिया के बीच जो है उनकी नेवल सेना उनके बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो चाइना और रूस एक साथ आके अमेरिका का मुकाबला करेंगे। न्यूक्लियर सबमरीन भेजने का मतलब है कि वहां पे अगर डिप्लॉय हुआ तो रशिया भी अपनी न्यूक्लियर, उसके पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है। अमेरिका ने 2 भेजी हैं तो हो सकता है 4 वहां पे डिप्लॉय कर दे। और कल को एक छोटी सी गलती, मिसकैलकुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग से जो है न्यूक्लियर होलोकास्ट हो सकता है। उसकी संभावना बहुत 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 कम है, पर हो भी सकता है। तो इस वजह से मतलब पूरा विश्व जो है अभी चिंतित रहेगा जब तक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स, मिसाइल्स वो सब नहीं भेजे जाते या आमने सामने नहीं होते, तब तक सब ठीक था। पर ये स्थिति जो है आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही दिक्कत वाली है। उसके बाद ये जो ऑर्सनिक मिसाइल रशिया बेलारूस में तैनात कर रहा है, वो बेसिकली टारगेट करेगा पोलैंड, लिथुआनिया, लिटाविया, इन सब एरियाज को और बाकी यूरोप को। इसकी स्पीड जो है 10 मैक है। मतलब 10 मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा, और इसकी मारक क्षमता जो है 2500 किलोमीटर के आसपास है। और इसके अंदर 3 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड अगर जरूरत पड़े, वैसे तो ये कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल नहीं करते, पर अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इसमें लगाए जा सकते हैं। और इस वजह से ये ऑर्सनिक मिसाइल्स को तैनात करके और यूक्रेन में इस्तेमाल करके, और अगर रशिया आगे बढ़ता है कि वो यूरोप के देशों में भी अटैक करना चाहता है, तो ये ऑर्सनिक मिसाइल जो है बहुत ही विध्वंसक साबित होंगी। जी बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, दोनों के पास वापस आऊंगी। रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी है। एस्टोनिया में सैन्य तैनाती का प्लान है। हथियार और सैन्य तैनाती की तैयारी की जा रही है। जर्मनी, नीदरलैंड की रूस के साथ जंगी तैयारी। रूस बॉर्डर पर सेना और हथियार तैनाती का प्लान भी है। यानी कि अब विध्वंसक जंग और भी ज्यादा छिड़ने वाली है। अब इसी को लेकर युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है।
मनोज कुमार जी, फर्दर फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो ये और ज्यादा एस्केलेट ही होगा। एस्केलेशन वाला फेज भी हमने देख लिया, बीच में हल्की बहुत शांति थी वो भी हमने देखी, लेकिन उसके बाद एक और बेहद बड़ा हमला उस हस्तक्षेप की वजह से। लेकिन अब और भी कई देश, नाटो के देश भी इसमें जुड़ने वाले हैं, युद्धाभ्यास भी इसको लेकर किया जा रहा है, यानी कि आगे तो ये और भी ज्यादा घातक होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा जी, आपने जो दिखाया फुटेज और जो आप स्टेटमेंट अभी बता रही हैं वो बिल्कुल 100% सही होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ अमेरिका, रसिया और अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी दिखा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी आप देख सकते हैं कि जापान में के जो सी एरिया है वहाँ पे इंडिया, ये रसिया और चाइना और इसका जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि ये देखिए, चाइना के साथ रसिया का ऑलरेडी 2022 में ही यूक्रेन युद्ध में जाने से पहले उनकी असीमित एक संधि हो चुकी है कि हम किसी भी क्राइसिस पे जाएंगे और इस चीज़ को फाइट करेंगे। और अभी जापान जिस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके का सी में जो एक टेंशन हम सबको देखने को अभी जो दिख रहा है, वो आने वाले समय में और भयावह हो सकता है। दूसरी तरफ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रसिया ने अपने खास करके सेना को चारों तरफ से जितना जल्दी वो तैनाती करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा के रखा है। दूसरा, उसने एंटी सबमरीन ऑपरेशन भी ऑलरेडी एक्सरसाइज उसका चल रहा है। तीसरा, जो उसके जितने भी तटीय इलाके हैं उसको हम कैसे वहाँ के एनिमी को पहुँचने नहीं दें, उसके लिए भी तैयारी कर रखा है। और उसका जो शिपिंग लेन है उसकी भी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था किया है रसिया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के इस गलत डिसीजन से रसिया ने अपने आप को चारों तरफ से फुल प्रूफ बना रखा है। और नो डाउट आने वाले समय में जिस तरीके की ये एक तरीके से एस्केलेशन पूरे उस एरिया में जो बढ़ने जा रहा है, उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अमेरिका ही बनेगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए, हर विश्व के जितने भी देश हैं आज के डेट में इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबका नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और भारत भी उसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जिस तरीके से अमेरिका के साथ बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से उसके लिए आने वाले समय में पूरे विश्व के, आप देखिए विश्व की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है, चाहे चाइना हो, भारत हो, जापान हो, रसिया हो, उन सबके साथ एक तरीके से वो बिजनेस भी करना चाहता है और दूसरी तरफ वो एक तरीके से उनके ऊपर एक दबाव भी करना चाहता है और एक तरीके से दूसरे थर्ड देश को आगे करके युद्ध भी लड़ना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज का जो विश्व है, आज के जो विश्व के जितने देश हैं वो सारे इस चीज़ को समझ रहे हैं। और अमेरिका की जो जो एक उसकी लिगेसी थी, जो उसकी विरासत थी, वो धीरे धीरे डे बाई डे उसका एक तरीके से कमजोर होते जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व राजनीति के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का उनका जो मेंटल एबिलिटी है ट्रंप साहब का, जब से आए हैं, जिस तरीके का स्टेटमेंट वो करते हैं और एक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि विश्व को एक तरीके से बिल्कुल ही अशांति के दौर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि मानव हित के लिए और किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कहीं से इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस विश्व की राजनीति में। बिल्कुल जी हर्षा जी, बिल्कुल दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट, ट्रंप के बार बार रुख बदलने से जेलेंस्की भी अलर्ट पर है। अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं जेलेंस्की। देश में हथियार प्रोडक्शन बढ़ाएगा यूक्रेन। इस साल 3000 क्रूज मिसाइल बनाएगा यूक्रेन और आने वाले समय में जंग और बढ़ने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। 3.5 साल और अब ये जंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं जेलेंस्की को भी इस बात का खतरा है कि कहीं ट्रंप अपना रुख ना बदल लें, क्योंकि ये बात खुद ट्रंप ने कही थी कि मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूं। जेलेंस्की अब इसको लेकर अलर्ट है और अब खुद हथियार के प्रोडक्शन की बात भी सामने आ रही है। संजय खन्ना जी, आप देखिए, जेलेंस्की जिनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप, वो खुद कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रंप अब कभी भी, क्योंकि वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चलता तो उस टाइम ट्रंप साहब ने 1000 ड्रोन यूक्रेन से ट्रांसफर कर दिए थे। सर कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है। आपके साथ वापस जुड़ेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, ये सेम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए हर्षा जी, ऑब्वियस है कि ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं और आज का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, बेसिकली ये सारा देश ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इसका ओरिजिनेट करने वाला अमेरिका ही है।
और जब आज सारे विश्व के जितने देश हैं उसी थ्योरी पे, उसी उसके गेम जो सिद्धांत है ग्लोबलाइजेशन का, उस पे जब वो काम कर रहे हैं और एक तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये खटक रहा है और फिर से उस तरीके से उस पूरे जो गेम का जो रूल है उसको चेंज करने का प्रयास कर रहा है। उसको आप टैरिफ के रूप में भी देख सकती हैं, और उस तरीके से खास करके जो जितने भी वर्ल्ड के जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको बढ़ाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अब रही बात यूक्रेन ने जिस तरीके से एक दूसरा उनको, क्योंकि उनको पता है कि अभी संजू जी ने जिस तरीके से बताया कि जब ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था तो उसके हथियार वहां से मंगा लिए, तो अमेरिका का कोई भी जो स्टैंड है वो कहीं से भी एक स्टेबिलिटी वाला नहीं है, क्योंकि उसका इतिहास है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देख लीजिए तो आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट कहीं भी किसी वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है और इनडायरेक्ट रूप से घुसता है, और कब कब छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सबसे पहले है। तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की को इस चीज का आभास है और इसीलिए वो खास करके यूरोपियन देशों से और नाटो के देशों से मदद की गुहार कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से रसिया से बचाया जाए। लेकिन आज मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज डे बाई डे वहाँ की जो यूक्रेन की जो इकोनॉमी है और जिस प्रकार से रसिया उनके सारे मिनरल्स रिसोर्सेज को कब्जा करते जा रहा है, तो ये एक रसिया में मतलब मेजर चेंजेस है कि वो जिस एरिया को कब्जा करेगा उसे आगे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले का एग्जांपल उसको पता है। तो मुझे लगता है कि ये रसिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम किस प्रकार बिल्कुल से अपनी खोई हुई जो हमारा खैर ट्रंप का रुख साफ हो ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जंग बढ़ेगी और अगले साल और भी ज्यादा विध्वंसक होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे